गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। प्रशांत सावंत और शिल्पा राउत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उनके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ से अमोल अठावले जुड़ेंगे। एसपीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी अपनी टॉप ट्रेड्स लेकर आएंगे। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए पॉलीकैब इंडिया के सीएमडी इंद्र जयसिंघानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ गंधर्व टोंगिया से होगी एक खास बातचीत। साथ ही टाटा कॉम के सीएफओ कबीर अहमद से भी तिमाही नतीजों पर करेंगे बातचीत। और बजट और मार्केट पर बात करने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय से करेंगे एक चर्चा। लेकिन पहले एक रुख मार्केट का। थोड़ा सा आज मार्केट में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकें और निफ्टी अब करीब 82 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 223 पॉइंट नीचे। लेकिन आज का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है निफ्टी आईटी जो हायर लेवल से स्लिप हुआ और अच्छा खासा स्लिप हुआ। अब इनफैक्ट लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन इंडेक्स अब करीब 1%। इनफैक्ट अब अच्छी रिकवरी आ गई है निफ्टी आईटी में, ये शायद संभाल ले मार्केट को वापस। और मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे और एडवांस डिक्लाइन देख लिया आप एक बार, 1:3.5 का एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। अच्छा, अब इन्फोसिस रिकवर हो रहा है एक्चुअली लोअर लेवल से, तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। लेकिन देखते हैं बाकी का दिन कैसा रहता है। बिरू बिल्कुल, ये अब तक की समरी एग्जैक्टली बाजार खुलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में इन आईटी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आती भी। कॉल्स ले लेते हैं पूरी यहाँ पे। अमोल अठावले फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके और सुदीप शाह जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमोल, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी नमस्ते। मुझे एक भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1620 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट मुझे निकल के आ रहे 1710 तक के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1585 का। ये जुलाई सीरीज में स्टॉक चला नहीं है, 3-4 वीक का करेक्शन है स्टॉक में, बट अच्छे रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है। अगर यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आता है स्टॉक में तो एक फ्रेश अपट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। और दूसरा मैं ट्रेंड को फॉलो करना चाहूंगा, जो इमामी लिमिटेड मुझे एक अच्छा लग रहा है, 798 के आसपास है। ये अगर जो ब्रेकआउट टेक्सचर बना हुआ है स्टॉक में वो कंटिन्यू रहता है तो आई थिंक 840 के लेवल्स और 850 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 775 का। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ऊपरी लेवल से प्रेशर में, तो दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके। अच्छा, इन्फोसिस अब लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दे रहा है और अब अगर इन्फोसिस ने डे हाई निकाल दिया अगर, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अब देखिए 1818 पर 1844 था डे हाई, तो मैं कह रहा 945 तक जो प्रॉफिट बुकिंग होनी है वो हो जाती है। उसके बाद अगर सेकंड मूव आता है स्टॉक में तो वो एक नॉर्मली पॉजिटिव होता है, और यही निफ्टी आईटी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको। एक बार देखिए निफ्टी आईटी भी अब लोअर लेवल से अच्छा घूमा। ये इस समय अब 1% वापस ऊपर। शिल्पा जी, आपकी क्या ट्रेड्स होंगे इस समय की फ्रेश? अनुज जी, एक बाय रहेगा और एक सेल रहेगा। जो बाय रहेगा वो क्रॉम्पटन में रहेगा। क्रॉम्पटन अच्छे मोमेंटम में है, इस मार्केट में भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मुझे लगता है क्रॉम्पटन यहाँ से 420 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 455 से लेके 460 के लेवल्स के लिए आप क्रॉम्पटन में डेफिनेटली एक लॉन्ग पार्टिसिपेशन देख सकते हैं। दूसरा मेरा सेल रहेगा यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट 700 पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव कॉल राइटर्स हैं, तो जब तक ये 700 के नीचे है तो इसमें थोड़ा वीकनेस है। तो यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 650 से लेके 620 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 700 का रहेगा। सेल के ट्रेड्स अपीयर होते हुए स्क्रीन पे। अब सुदीप, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू। वीरू, मुझे लग रहा है कि जो आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है इन्फोसिस के रिवर्सल से लोअर लेवल पे, और निफ्टी आईटी में भी अच्छा एक रिबाउंड पिछले 15-20 मिनट में हमने देखा है। तो मिड कैप साइड पे थोड़ा मैं देखना चाहूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो अभी 1890 1895 चल रहा है। वहां पे हमने देखा था 3-4 दिन पहले एक अच्छा सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद भी फिर पिछले 2-3 दिन में भी कंसोलिडेशन हुआ है, और वहां से आज वापस एक ब्रेकआउट आ रहा है पूरे आईटी सेगमेंट के साथ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक अपने डेली वीकली सभी टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो 1860 के स्टॉप लॉस से 1950 1970 के टारगेट के लिए केपीआईटी टेक मेरा पहला बाय रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। अब टाटा कंज्यूमर में भी हमने कल कल भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हमने देखा था, लॉन्ग बिल्डअप पिछले 2 दिन से लगातार हो रहा है, और उसके पहले 6-7 दिन स्टॉक कंसोलिडेट करा था। तो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट और ये 3 दिन अच्छा एक एक्टिविटी जो दिख रहा है टाटा कंज्यूमर में, तो वहां पे मुझे लग रहा है एक जो सबसे एफएमसीजी फैक्टर है, कंजम्पशन फैक्टर है, वो प्ले करेगा।
और 1170 के स्टॉप लॉस से 1230 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर में बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। ओके, चलिए अब चलते हैं प्रशांत सावंत के पास। प्रशांत जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? अनुज जी, फर्स्ट पिक में ग्रासिम में लॉन्ग जाना चाहूंगा। एक स्विंग लो के और गैप सपोर्ट के बहुत नजदीक आया है, सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 2735 2730 के जोन में। जो टारगेट होगा वो होगा 2840 2840। नेक्स्ट पिक होगा फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डीज लैब। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 6610 6610, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 6840 6840। ओके, तो ये इस समय कुछ फ्रेश ट्रेड्स। मीन वाइल एक बार MCX देखते हैं ज़रा। MCX करीब करीब 4-4.5% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एक और स्टॉक डालमिया भारत, देखिए डालमिया भारत के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन स्ट्रीट को अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कमी है यहाँ पर, तो 4% यहाँ भी मूव नेगेटिव आ रहा है। शिल्पा जी, अगर दोनों स्टॉक्स आपने देखे हुए, दो में से कोई भी, MCX या डालमिया भारत, कोई व्यू है क्या? जी अनुज जी, आज सुबह प्री मार्केट में डालमिया भारत भी डिस्कस कि अगर ये 1900 के नीचे चला जाता है तो इसमें आपको थोड़ा वीकनेस बढ़ते हुए दिखेगा, जहां पे इवेंचुअल टारगेट्स ऑफ 1780 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये वीकनेस कंटिन्यू करेगा। तो अगर किसी ने किया है सेल तो आप इसको ट्रेल कर लीजिए। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 1780 के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका 1900 के ऊपर चला जाता है तो आपका वो व्यू नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज स्टॉक जैसा हमने डिस्कस किया था वो मेक और ब्रेक पे है। यहाँ पे 1780 के लेवल्स पे आप एक बार बुक कर सकते हैं। 1900 का आपका अभी भी स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर आप ट्रेल कर दीजिए अपने सेलिंग प्राइस तक जहां पे आपने लिया हुआ है। ये आप बात करते हैं कुछ नंबर्स की। पॉलीकैब के नंबर्स अनुमान से थोड़े कम रहे हैं, मुनाफे और मार्जिन में कमी आई है, जबकि आय में बढ़ोतरी हुई है। इन सब पर बातचीत करने के लिए पॉलीकैब इंडिया के CMD इंद्रजय सिंघानी और ED एंड CFO गंधर्व जी हमारे साथ जुड़ते हुए इस शो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग। इंदर जी, पहले आपके साथ शुरुआत करूंगा। यहाँ से किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर से केबल और वायरलेस सेगमेंट में किस तरीके की ग्रोथ FY25 में देख रहे हैं? और मतलब इस क्वार्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही, उसको कैसे देख रहे हैं? डिमांड तो आगे के लिए तो कंटिन्यूस चल रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट काफ़ी पैसे डाल रही है और काफ़ी टेंडर इशू किए हुए हैं जो लोगों के हाथ में है, एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड इन वेरिएशन क्लास। तो बिजनेस तो आगे के लिए दिखता ही है। बाकी मार्केट जो है मेटल पे नीचे ऊपर भी होता है, फ्लक्चुएशन होती है, उसमें मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा फ्रेट जो है काफ़ी सी फ्रेट इंटरनेशनल बहुत हाई हो गए हैं, इसका 1-2 महीने के लिए असर रहेगा, पर उसके बाद कंटिन्यूस डिमांड तो है, डिमांड की कोई कमी नहीं है। बिजनेस इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली, तो आगे तो डिमांड तो दिख रही है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हम इसके लिए बढ़ा रहे हैं कि हमको लगता है कि आगे की डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती रहेगी एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी पीपल आर लुकिंग टू इंडिया। अच्छा इंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, और मतलब ये जो एक फीडबैक है मार्केट से, वो पॉलीकैब ने बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को, और जब से IPO आया 10 गुना से ज़्यादा स्टॉक भागा। उसके बाद वो इनकम टैक्स वाली प्रॉब्लम हुई, स्टॉक में भारी गिरावट आई, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि चलिए पैसा अच्छा बना है, और ये शायद एक वन ऑफ रहा था। लेकिन उसके बाद एक थोड़े वीक क्वार्टर से पहले प्रमोटर की जो ब्लॉक डील में सेलिंग हुई, वो मार्केट को थोड़ी सी अखर रही है। उस पर आपका क्या व्यू होगा? का खुद का फैमिली का एक पहले से ही एक अपना फैमिली गवर्नेंस में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि हमारे को जब भी जरूरत पड़ेगी 3 साल में एक बार तो हम सब साथ में काम करेंगे, बिकॉज ऑफ आवर फैमिली इज टोटली वी आर वन। सो जब भी जिनको फैमिली के लिए जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे हम लोग पहले नक्की कर लेंगे। हमने आज नहीं 4-6 महीना पहले ही सोच लिया था कि फैमिली को इतने अमाउंट की जरूरत है, इतना अमाउंट फैमिली के लिए निकालेंगे, तो हमने वही किया। हम लोग डेली इसको देखते नहीं है। वो मैं समझ गया, क्योंकि क्या होता है अगर कई बार आप मतलब उस प्रमोटर का स्टेक सेल होता है, उसके बाद एकदम से वीक नंबर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट उसको अच्छे से नहीं लेता। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको ये वाली बात मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑब्वियसली अगर नंबर्स ये वाले अच्छे आए होते तो वो शायद उल्टा आपके फेवर में जाता, लेकिन क्योंकि इस बार नंबर थोड़े से वीक लग रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी बात उठकर आ रही है। नहीं, वो ऐसी चिंता करें, हम एकदम स्पष्ट क्लियर है। हाँ। हमारे को ऐसे बेचने का इंटरेस्ट भी नहीं है।
क्योंकि हमारे को खुद को अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है और कंपनी को बढ़ाएंगे। ना 100% उसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक जो चीज़ थी वो बता रहा हूँ कि पिछले साल एक वो इनकम टैक्स वाला मामला आया था, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला था, जिसको वापस आने में टाइम लगा। एनीवे चलिए, अच्छा गंधर्व जी, गुड मॉर्निंग। मार्जिन को लेकर किस तरीके के व्यूज़ बन रहे हैं आपके? क्या लग रहा है आपको, कंसिडरिंग जिस तरीके के कमोडिटी प्राइसेस में मूव्स आ रहे हैं, क्या मूव रहेगा यहाँ पर? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए। जैसा आपने देखा, ये पहली तिमाही कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही थी। करीब हम लोगों ने 4,700 करोड़ का कुल कारोबार किया, लगभग 21% का ग्रोथ है। सारे बिजनेसेस ने अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। केबल एंड वायर बिजनेस है जो लगभग 80-82% हमारे टोटल बिजनेस का हिस्सा है, वहां पे हमने करीब 11% की बढ़ोतरी दर्ज करी है। एफएमईजी बिजनेस जो लगभग 8% हिस्सा है हमारे टोटल बिजनेस का, उसमें लगभग 21% की बढ़ोतरी दर्ज करी है। और ईपीसी बिजनेस जो करीब 3% हुआ करता था, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज करी है 292% की। और ईपीसी बिजनेस इस बार लगभग 10% के आसपास है हमारे कुल कारोबार का। जैसा आप जानते हैं, ईपीसी बिजनेस कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट मार्जिन का बिजनेस होता है, और क्योंकि अगर मिक्स में चेंज होता है तो उसका कंसोलिडेटेड लेवल पे इम्पैक्ट आता है। इसी वजह से अब की बार का एबिटा मार्जिन हम लोगों ने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा मिस किया है। एबिटा मार्जिन लगभग 12.4% के आसपास का था। एक कारण कि ईपीसी बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है, दूसरा कारण है कि केबल एंड वायर में जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है उसमें कुछ पॉकेट्स में स्लगिशनेस है। एक्सपोर्ट्स बिजनेस इन जनरल ज्यादा मार्जिन का बिजनेस होता है, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस है, इसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। और तीसरा, जून महीने के अंदर काफी कॉपर में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कॉपर एलएमई जो 8,500 9,800 के बीच में था मार्च और अप्रैल के बीच में, वो एकदम से $11,000 तक पहुंच गया था, और उसकी वजह से चैनल इन्वेंट्री और चैनल डिमांड पे इम्पैक्ट आया। और क्योंकि स्लगिशनेस रही चैनल के अंदर, पर इंस्टीट्यूशनल में अच्छी रही, तो वहां पे प्रोडक्ट मिक्स में इम्पैक्ट आया। तो इन जनरल हमें लगता है कि हम आगे के क्वार्टर में भी 12 से 14% के एबिटा मार्जिन में काम करते रहेंगे। जो इस क्वार्टर का 12.4% का एबिटा मार्जिन है, आगे क्वार्टर में बनेगा और थोड़ा और मजबूत होगा, ऐसा हमें लगता है। मैं इनफैक्ट गंधर जी इसी सवाल पे आने वाला था कि जब आप कह रहे हैं कि ईपीसी लगभग उसमें 292 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, तो मतलब दिस मार्जिन ट्रेजेक्टरी विल अगेन कम बैक टू 14 पॉइंट एंड प्लस ट्रेजेक्टरी। आप इसका भरोसा दे रहे हैं? लगता है हमारी कंपनी ने ओवर द पीरियड एबिटा मार्जिन पे बहुत काम किया है। 2021 में जब हमने प्रोजेक्ट लीप पर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ काम करना चालू किया था, उस समय हमारी टॉप लाइन करीब 8-8.5 हजार करोड़ की हुआ करती थी। 3 साल बाद हमारी टॉप लाइन 18,000 करोड़ के आसपास हो गई है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आफ्टर टैक्स 10% मार्जिन का हो गया है। तो हम स्ट्रेटेजिकली जो भी सही डिसीजन है कंपनी के लिए वो ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है एक क्वार्टर इधर एक क्वार्टर उधर थोड़ा बहुत मार्जिन में उतार चढ़ाव मिले, पर हमें लगता है 12 से 14% का एबिटा मार्जिन हम लोग मेंटेन कर पाएंगे एनुअलाइज बेसिस पे। 12 से 14% का मतलब ठीक है, वो 12% आप अगले क्वार्टर के लिए भी कहीं ना कहीं पिक्चर में रख रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें, इस बार मायूसी रही एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे, जो कि डेफिनेटली आपके आई थिंक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स वाला पोर्शन भी है। गंधर्व जी, वहाँ क्या देख रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर में स्थिति आप? जब प्रोजेक्ट लीप पे 2021 में काम किया था, उस समय एक्सपोर्ट्स करीब 200-300 करोड़ रुपए कंपनी का हुआ करता था। गए साल लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का है। हमें लगता था जब हमने प्रोजेक्ट लीप पे काम किया कि 10% अगर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे कुल कारोबार में, तो वह अच्छा अचीवमेंट होगा। हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि मिड टर्म में एक्सपोर्ट 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा। इस क्वार्टर में स्लगिशनेस दिखी है, पर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में रिकवरी देखते चले जाएंगे। अच्छा इंदर जी, एक आपका टारगेट्स जो 20,000 करोड़ के रेवेन्यू के FY26 में थे, क्या आपको लगता है आप FY25 में ही अचीव कर सकते हैं? हाँ, 25 में अचीव कर जाएंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं, वी कैन डू इट। हो जाएंगे। और किस तरीके की EPS ग्रोथ रहेगी यहाँ पर? मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कमेंसरेट होगी, EPS ग्रोथ में भी आएगी वो? जहाँ तक EPS की बात है, वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है, पर जैसे डायरेक्शनली हमने आज तक काम किया है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देते हुए आए हैं, वैसे ही हम ग्रोथ देते रहेंगे। और हम इन जनरल जब टॉप लाइन ग्रोथ करते हैं, जब हम प्रॉफिट को साथ में लेते हुए ग्रोथ करते हैं, तो जैसे जैसे टॉप लाइन में ग्रोथ आएगी वैसे प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी, और वो EPS में भी दिखनी चाहिए। अच्छा गंधर्व जी, एक सवाल मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, ये इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव है,
और काफ़ी मेरी खैर आपके पीयर्स से भी बात होती है। एक कुछ जो निकल कर आता है कि क्या इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉपर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि मार्जिन प्रोफाइल कई कंपनियों की थोड़ी अलग अलग है। तो उस पर मेरा एक सवाल था आपसे कि आप किस तरीके के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? वी आर फॉलोइंग दी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। अगर आप देखेंगे हमारा कॉपर लगभग सब कुछ इंपोर्ट से आता है। हम लोग बेस्ट इन क्लास कॉपर मंगाते हैं इंटरनेशनल सप्लायर से, और सेम स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं जो कि एल्युमिनियम है, स्टील है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है फिनिश गुड्स की, हम लोगों के पास में लगभग सारे की अप्रूवल्स है। यूएस में जैसा यूएल अप्रूवल होता है वैसा है, यूके अंदर बेसिक अप्रूवल होता है वो है। हमारी करीब 200 लोगों की R&D टीम पूरे साल इसी पे काम करती रहती है कि हमें क्वालिटी मेंटेन रहे, इम्प्रूव हो, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिमांड मीट कर पाए। और क्वालिटी पे हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम लोग लीडर हैं। हम लोग कॉस्ट लीडर भी हैं, प्राइस लीडर भी हैं, क्वालिटी लीडर भी हैं, जहाँ तक अपने देश के बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और सारे सवाल के जवाब देने का, और जो मैंने थोड़े से एक दो अनकंफर्टेबल सवाल पूछे उनका भी आपने जवाब दिया कैंडिडली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब थोड़ा वेलकम बैक। मार्केट में इस समय एक मिनी कोलैप्स विजिबल है, और मैं उसको कह रहा हूँ मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से। मिड कैप इंडेक्स अब 2.25% नीचे, 1000 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स। 2.25% का यहाँ पर कोलैप्स है। ये कुछ गलत फायर हुआ है मेरे ख्याल से। एक बार ज़रा इसको रिफ़्रेश करिए। 1000 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स अब इस समय, 2.25%। जी हाँ, ये लेवल के हिसाब से ठीक है। हाँ, अब 1000 पॉइंट का फॉल आ गया यहाँ पर। और स्मॉल कैप भी लेकर आइए एक बार ज़रा। निफ्टी भी अब 24,683 पर, और निफ्टी में भी भारी भरकम गिरावट है इस समय। वीरू, ये थोड़ा सा मार्केट का एक इंडिकेशन है। आज सुबह जो हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना, एक चीज़ जो मुझे अखर रही थी वो पुट कॉल रेशो था 1.41 पर, और एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर ऑब्वियसली जो करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गया था। तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी अखर रही थी कि अगर मार्केट में कुछ दिक्कत आ गई तो वो वहीं से आएगी। और फैक्ट कि इन्फोसिस नहीं टिक पाया अपने गैप अप पर, आई थिंक उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा, और इसकी वजह से आज इस तरीके की डिक्लाइन आ रही है। लेकिन मिड कैप में तो खैर पिछले 3-4 दिन से वार्निंग साइंस थे कि मिड कैप में आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए, और एक शायद बड़ी करेक्शन की तैयारी मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही है, और लार्ज कैप में ही रही है अगर आपको मार्केट में रहना है तो कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट में कोलैप्स है इस वक्त। और मिड कैप्स, हालांकि याद रखिएगा मिड कैप्स कुछ आईटी और कंप्लीटली अगर आप देखें जो आज पीएसयूस बास्केट है ना, अलॉन्ग विद मेटल्स, कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग एनवायरनमेंट में इस वक्त एक व्यू ले लेते हैं यहाँ पे एक दो स्टॉक्स पे और जो कि क्रैक हो रहे हैं अब काफ़ी। सुदीप जी है कि अभी मेरे ख्याल से जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। एक चलिए, सुदीप जी जुड़ चुके हैं, अब चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ हैं। सुदीप सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। फाइनली टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, लेकिन इन्फोसिस के नंबर्स के बाद आज बाजार ने प्रॉफिट टेकिंग को अपना आई थिंक एक सही विकल्प समझा। आज की इस प्रॉफिट टेकिंग को आप कैसे समझ रहे हैं? आई थिंक बाजार इस वीकेंड जो बड़ी अर्निंग्स हैं, रिलायंस के नंबर्स, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, एंड स्पेशली बजट ऑन ट्यूसडे, क्या उसके अनुसार थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है सुदीप जी? बिल्कुल सही वीरू। देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट मार्केट के लिए बजट है, और ये बजट से पहले थोड़ा बहुत कॉशियस मार्केट हो रहा है, और ये आई थिंक इट्स पार फॉर द कोर्स। इसमें बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। और जो ग्लोबल मार्केट से कल रात के जो संकेत थे वो भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, तो थोड़ा बहुत दबाव इंडियन मार्केट में आना आई थिंक वाज एक्सपेक्टेड। जैसे अनुज जी बात कर रहे थे, जो एफआईआई का पोजीशन है उससे भी थोड़ा लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। और ये पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो ये तो बिल्कुल साफ है कि एक लेवल पे वैल्यूएशन पे काम हो रहा था जहां पे कोई मार्जिन ऑफ एरर का कोई स्कोप ही नहीं है। तो बजट से पहले थोड़ा बहुत पोजीशन लाइट करना, थोड़ा बहुत कॉशियस होना मार्केट के लिए आई थिंक इट्स ए हेल्दी साइन। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बजट का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, रिलायंस के नतीजे, एचडीएफसी बैंक वगैरह के जो नतीजे आएंगे उस पे सोमवार को शायद मार्केट थोड़ा बहुत कामकाज होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट आ सकता है, या नेगेटिव मूड भी हो सकता है।
पर मैं उसमें बहुत ज्यादा आई विल नॉट रीड, बजट का ही इंतजार करेंगे और मार्केट का मोमेंटम बजट के बाद ही पता चलेगा किस तरफ मार्केट जा रहा है। सुदीप, गुड मॉर्निंग। लार्ज कैप आईटी में अब आपकी टॉप पिक क्या होगी इस समय? टीसीएस हमारा टॉप पिक रहा है और अभी भी टीसीएस टॉप पिक रहेगा। इंफोसिस ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हम ये भी कह रहे थे पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से कि इंफोसिस के नतीजे अच्छे आएंगे और वो आए भी। पर ओवरऑल अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम अभी भी टीसीएस पे ही बेट करेंगे और वहीं पे निवेशक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की सलाह देंगे। अच्छा सुदीप जी, अभी आपके आने से पहले हम पॉलीकैब की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे जिनके नंबर्स में इस बार थोड़ी सी मार्जिन्स के फ्रंट पे कमजोरी नज़र आई, लगभग 150-200 बेसिस पॉइंट की। अच्छा, ये बिल्डिंग मटेरियल, होम इम्प्रूवमेंट और आई थिंक ये वाइट गुड सेगमेंट स्पेशली लास्ट 6 महीने से इनको बिलोंग करते हैं और मेरे ख्याल से अगर मैं टिपिकली वाइट गुड को छोड़ के ये रियल स्टेट डेंसिटी पे देखूँ तो इनमें पैसा बना है सब में, चाहे वो एस्टेल हो पॉलीकैब हो। इन स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? क्या आप लोगों ने अपने खुद की पोजीशन ट्रिम करी है यहाँ पर या फिर अभी और अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, जो मीडियम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी किया है वहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं। बिलीफ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज जबरदस्त हो रहा है और हाउसिंग फॉर ऑल पे भी दबा के काम हो रहा है। लो कॉस्ट हाउसिंग पे सरकार का फोकस है और ये सारे सेगमेंट पे पॉलीकैब, हैवेल या इनके जो सारे बाकी सारे जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं और इनके प्रोडक्ट का डिमांड भी जबरदस्त है। पॉलीकैब का कमेंट्री मैं सुन भी रहा था तो वहां पे उन्होंने एक बात कहा जिससे उसका मार्जिन मुझे लगता है थोड़ा प्रोफाइल शायद चेंज हो सकता है। ईपीसी पे थोड़ा बहुत अच्छा ट्रैक्शन उनको मिल रहा है पर ईपीसी का मार्जिन कम होता है, तो अगर ईपीसी का कंपोनेंट ज्यादा हो जाते हैं उनके ओवरऑल बिजनेस में तो मार्जिन पे थोड़ा प्रोफाइल चेंज जरूर होगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पर अभी भी आई थिंक ऐसी कोई शंका की बात नहीं है। ओवरऑल हम लोग इस एंटायर सेक्टर पे पॉजिटिव है, पॉलीकैब पे भी पॉजिटिव है। पॉलीकैब पे भी आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। एक स्पेस और मतलब सही मायने में सुदीप सर बीते 20 दिन बैंक्स को बिलोंग ही नहीं करते हैं, अगर मैं सिर्फ एसबीआई को थोड़ा बहुत छोड़ दूं जहां पे करीब 3-4% का स्विंग था। बीते 20 दिन आई थिंक कंप्लीटली आईटी को बिलोंग करते हैं और एफएमसीजी स्पेशली देयर क्वार्टरली अपडेट्स, और इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में रूरल के आंकड़े प्लस डाबर, मैरिको और एचयूएल की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आप सेलेक्टिवली इस वक्त एंड लुक एट आईटीसी, ये भी अपने हिस्टोरिकल हाइज को ऑलमोस्ट रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त एफएमसीजी में क्या है? कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है? एफएमसीजी में अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह देंगे, क्योंकि अगर एक्साइज में ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो आईटीसी बेस्ट पोजीशन है। और पीयर ग्रुप कंपैरिजन अगर वैल्यूएशन के लिहाज पे आप करें तो वहां पे भी आईटीसी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक अगर आप ध्यान करें कि एक टाइम पे आईटीसी 200, 250 इस रेंज में घूम रहा था, उसके बाद वहां से चला और ये 400 से 550 के बीच में घूम रहा है और ये रेंज पे बहुत दिनों से आईटीसी रहा है और एक ब्रेकआउट का संभावना है अगर एक्साइज में छेड़छाड़ नहीं हुआ इस बार। एफएमसीजी सेगमेंट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। होटल्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बाकी एफएमसीजी जो रूरल फोकस्ड है वहां पे जैसे आप जो बिजनेस अपडेट के आंकड़े देखे हैं डाबर, मैरिको, एचयूएल वगैरह की, वो साफ है कि रूरल में ट्रैक्शन वापस आ रहा है और इसका फायदा रूरल फोकस्ड एफएमसीजी कंपनीज को जरूर मिलेगा, तो वहां पे भी ध्यान देने में कोई दिक्कत नहीं है। पर रिलेटिवली स्पीकिंग आईटीसी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रहा है। आईटीसी में इनफैक्ट आपका जो ज़्यादा झुकाव है वो आईटीसी में नजर आ रहा है। सुदीप सर, थोड़ा समय का अभाव है लेकिन मैं आपसे, क्योंकि एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी, अगर मैं आपसे नेक्स्ट वीक के लिए, बजट वीक के लिए अगर 2 स्टॉक्स पूछूं जहां पे आप सबसे ज़्यादा बुलिश हैं कंसिडरिंग आई थिंक बजट एक्सपेक्टेशंस, वो कौन से होंगे 2? मेरा होगा लार्सन एंड टूब्रो। ये स्टॉक ऐसा कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जहां पे बहुत जबरदस्त टेलविंड है और बजट में भी
इस सेक्टर में सरकार का फोकस साफ उभर के आएगा। तो और प्राइसिंग के लिहाज से भी अब आप देखें कि बहुत ज्यादा इसमें एस्केलेशन रिसेंट पास्ट में हुआ नहीं है, तो यहाँ पे खरीदारी की जरूर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक स्टॉक वो बजट के लिहाज से कहे या लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहे, मैं कहूंगा कि अल्ट्राटेक पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंट पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। हाँ, ये मॉनसून का सीजन है, थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, पर बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ एक्विजिशन हो, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हो, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो, इसके जरिए अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री में एक अनरीचेबल हाइट रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जरूर सलाह दें। ओके सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर स्पेशली अपना जिन जिन स्टॉक्स पर झुकाव है उस पर बातचीत आपने करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते चलिए अब टाटा कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर आए और एक बार स्टॉक लेके आएंगे स्क्रीन पे। और यहाँ पे जो पहली तिमाही थी उसमें जो टाटा कम्युनिकेशन का डेटा रेवेन्यू है उसमें करीब 20% की ग्रोथ थी, जबकि जो डिजिटल पोर्टफोलियो है वहाँ से रेवेन्यू में करीब 51% का इजाफा था। मार्जिन्स में आप देखें स्लाइट इंप्रूवमेंट है। नंबर से बातचीत करते हैं, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO कबीर अहमद जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इस क्वार्टर में आई थिंक जो चीज़ थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आई थिंक इस क्वार्टर को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर पाएँ की हाईलाइट्स क्या रही थी और ज़्यादातर जो इम्प्रूवमेंट था वो नज़र आया जो आपके इनऑर्गेनिक एसेट्स आपने इस क्वार्टर में जोड़े थे उनसे, बाकी इम्प्रूवमेंट कैसा रहा और आगे कैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इन एडेड एसेट्स में? Q1 की शुरुआत अच्छी हुई है। ग्रोथ हमारा जो हमारा टारगेट है उसके लायक चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्विजिशन की वजह से जो गिरा हुआ था, हमारा यही टारगेट था कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा इंच अप करेंगे और बढ़ाएंगे। वो क्लियरली दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर 18.6% था, इस क्वार्टर हम 20% पे आए हुए हैं। सो दोनों के मुकाबले मुझे देखें तो अच्छी शुरुआत हुई है इस क्वार्टर के लिए। स्पेशली कबीर जी, ओवरसीज फ्रंट पे आपको लगता है कि मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओवरसीज बिजनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देगा ग्रोथ में इन कंपैरिजन टू इंडिया बिजनेस इन कमिंग क्वार्टर्स? नहीं, इंडिया ग्रोथ हमारा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया एंटरप्राइज ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। OTT ग्रोथ भी कुछ डील्स हमने इस बार साइन किए जो अभी तक रेवेन्यू में नहीं दिख रहा है, वो रेवेन्यू में 3-4 क्वार्टर बाद आना शुरू हो जाएगा। वो भी ग्रोथ एकदम सॉलिड है। तो हमारा यही स्टेटेड पोजीशन है कि हम इंडिया में मार्केट लीडर हैं और हम मार्केट लीडरशिप मेंटेन करना चाहते हैं। वो क्लियरली नंबर्स में दिख रहा है। इंटरनेशनल ग्रोथ में हमें बहुत हेडरूम है। हमने एक्विजिशन इंटरनेशनल में ही किया है। जो ग्रोथ एस्पिरेशंस हमारे हैं इंटरनेशनल में, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों लीवर फायर होने चाहिए। इंडिया का पोजीशन यह है कि मार्केट लीडरशिप को बरकरार रखें और इंटरनेशनल का यह है कि हेडरूम इतना ज्यादा है कि हम वहां पे भी ग्रोथ ड्राइव कर सके। सो दोनों ज्योग्राफीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब एक और बात सर, क्योंकि आप बीते क्वार्टर में ज़्यादा आई थिंक चर्चाओं में रहे हैं फॉर योर एक्विजिशंस, तो मैं जानना चाहूँगा द काइंड ऑफ कैश कंपोनेंट यू हैव राइट नाउ इन योर बुक्स, आने वाले क्वार्टर्स में आप लोग एक्विजिशंस के लिए बढ़ेंगे या फिर अभी जो इस क्वार्टर में एक्विजिशंस किए गए थे पहले उनका इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन यू विल मूव अहेड फॉर एक्विजिशंस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है। अच्छे टारगेट अगर मिलेंगे तो हम उसको परस्यू करेंगे, मगर जैसा आपने बताया इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल इंटीग्रेशन पे फोकस होगा इन दोनों एक्विजिशन का, स्विच और कलेरा का, और दोनों बहुत सही अपने प्लान पे चल रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि हमने हमारा खुद का प्लेटफॉर्म था डीगो, हमने एक्वायर किया कलेरा। Q3 से हमने डीगो पोजीशन करना बंद कर दिया। अब हम एक ही प्रोडक्ट लेके जाते हैं कस्टमर के पास, वो है कलेरा। तो अगर नंबर भी अगर हम अनपील करके देखें कि ग्रोथ एक्विजिशन वाले पोर्टफोलियो से आ रही है या ऑर्गेनिक पोर्टफोलियो से, वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पोजीशन एक ही पोर्टफोलियो को कर रहे हैं। दो पोर्टफोलियो अगर करेंगे तो
मार्केट में कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे कस्टमर। सो उसके मुकाबले अगर हम देखा जाए तो हमारा ग्रोथ एकदम ट्रैक पे और सही चल रहा है। कॉस्ट सिनर्जीज इनफैक्ट थोड़ा अहेड चल रहा है। ओके कबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से अपने बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर। निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी है, अगर आप डेलो से देखें तो ऑलमोस्ट अब करीब करीब हम 24,724 पे करीब 50 अंक रिकवर हो चुके हैं। पर आई थिंक ये आज का जो डिप था ये ज़रूरी था, बहुत रिक्वायर्ड था। हम बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखें जिसे कहते हैं हम फ्लाइंग ट्रैजेक्टरी में थे, बट अभी काम करते हैं इस रिकवरी को जो अब तक स्क्रीन पे विजिबल है और उसको सौंप देते हैं नीरज जी के हाथ में। नीरज जी, ओवर टू यू। ये जो थोड़ी देर पहले की जो उठान आई है ना, ये मुझे लगता है कि और जाएगी और अंत बहुत शानदार होगा आज। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, हैंडओवर बहुत बढ़िया मिलने वाला है। गुड नीरज जी, गुड। और मिड कैप में अलग यार थोड़ी सी आपसे हैंडओवर अच्छा देंगे हम। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।